तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पढ़नी है। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, आसानी से आप उस तक पहुंच सकें। इट शुड बी चीप इन कॉस्ट, महंगी ना हो। इट शुड बी इजीली स्टोरेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल, अच्छे आप आसानी से रख सकें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। इट शुड क्रिएट मिनिमम पॉल्यूशन, आइडियली इट शुड नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन, बट अगर पॉल्यूशन हो भी रहा है तो कम से कम एक कंसिडरेबल लिमिट के अंदर रहे। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, मतलब वो ज्यादा एनर्जी दे पर यूनिट मास जब भी वो जलेगा फ्यूल। बात समझ में? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। अक्सर उसका आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। आप अब जो प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी उनको ध्यान से पढ़िएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज से अगर मैच कर रही हैं तो आंसर जो है वो बेसिकली ऑल ऑफ दीज होगा, या फिर जो भी सवाल है उसको आप अकॉर्डिंगली क्या नाम है करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार तरह के फ्यूल होते हैं, चार तरह के सोर्सेज होते हैं बेसिकली एनर्जी के, वो समझ लीजिए। बेसिकली तो दो तरह के होते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं उनको हमने दो दो कैटेगरीज में बांट रखा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सी बात है। दो जो कैटेगरीज है फ्यूल की, अगर हम बताएं आपको, तो एक तो हमने कर रखा है कन्वेंशनल, कौन सा, कन्वेंशनल, और दूसरा क्या कर रखा है, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल फ्यूल और नॉन कन्वेंशनल। जैसे कोल जो है वो कन्वेंशनल फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, कोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, विंड जो है वो नॉन कन्वेंशनल की तरह यूज हो रहा है। कन्वेंशनल का मतलब जो चलन में है, जो यूज हो रहा है, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो चलन हम चाहते तो हैं उसको यूज करना, लेकिन बहुत सारे पावर प्लांट ये हमारे पास नहीं है उसके अभी आज की तारीख में। तो एक तो इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दूसरा कैटेगराइज करने का तरीका क्या होता है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के अलावा एक होता है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, और दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। आमतौर से जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो कन्वेंशनल भी होते हैं, और जो रिन्यूएबल होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल होते हैं। रिन्यूएबल कौन से हैं? रिन्यूएबल वो हैं जो एक बार यूज कर लें हम तो खत्म नहीं होते। जैसे सोलर एनर्जी, भाई आज सूरज निकला है, कल भी निकलेगा इंशाल्लाह। बात समझ में आई? परसों भी निकलेगा, आज हवा चल रही है, परसों भी चलेगी, कल भी चलेगी, अगले साल भी चलेगी, चलती रहेगी वो तो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आपको समझना है कि कन्वेंशनल कौन से होते हैं, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। जैसे रिन्यूएबल कौन से, सन, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, इसको आप क्या बोलेंगे, आप सोलर एनर्जी। हालांकि ये कुछ जगह पर ही यूज होगी, उसी जगह यूज होगी जहां सूरज ज्यादा निकलता है ना। विंड, विंड देखिए, विंड यहाँ पे भी रखा मैंने, यहाँ पे भी। तो सेम सोर्स ऑफ एनर्जी दो कैटेगरीज में आएगा, ये बात याद रखिए। इधर नॉन कन्वेंशनल में आया है तो इधर ज्यादा चांस ये है कि वो रिन्यूएबल में आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, नॉन रिन्यूएबल क्या है, जैसे कोल। भाई कोल जो, कोल को आप वो मत समझिएगा लकड़ी वाला कोयला, मैंने क्लास में बताया था, लकड़ी वाला कोयला नहीं है ये। जमीन के अंदर जो कोयला पाया जाता है, जो हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद जो पहले नबातात, पेड़ पौधे, जानवर दब गए थे और हाई प्रेशर की वजह से वो बेसिकली फ्यूल में तब्दील हो गया। वो जो बॉडी मास था वो किस में तब्दील हो गया, फ्यूल में। कुछ कोल में तब्दील हो गया आपका, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गया, कुछ गैस में तब्दील हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरली नेचुरली क्रिएटेड फ्यूल है। ना समझ में आ गई नहीं आ गई? वो हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एज ही नहीं है उतनी है। 50-60 साल में तो मामला हल्का ही हो जाता, आदमी निकल लेता दुनिया से। वो क्या बना लेगा? बात समझ में आई? ये तो करोड़ों साल में बन रहे हैं। तो इसलिए ये वाले जो फ्यूल है हम ये मानते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर कोयला खत्म हो गया, विंड वो कोयला खत्म हो गया दोबारा नहीं मिलेगा, तेल खत्म हो गया दोबारा नहीं मिलेगा,
है ना, इसीलिए तो मार मारी है आजकल दुनिया में तेल की, है ना। तो एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल, एक नॉन कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल। आई होप कि इतनी बात से आपके कुछ दिमाग में ये तो बात आ गई होगी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है बेसिकली इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये चारों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, आप बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपनी पुरानी पीडीएफ की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो ये कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं भाई? फॉसिल वही फॉसिल्स जो बेसिकली दब गए थे पहले से, है ना, उनसे रिलेटेड जितने फ्यूल हैं सब फॉसिल है, जैसे कोल है, ऑयल है ना। इसको आप पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखी हुई, मुश्किल से 2 पेज का तो चैप्टर ही है ये बेचारा। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब के सब फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। रिन्यूएबल कौन से आते हैं? जैसे हाइड्रो है, हाइड्रो प्लांट रिन्यूएबल है ना। अच्छा, जितने भी ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ प्लांट हैं सबके बारे में एक बात याद रखिएगा, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी। हाँ, बहुत जरूरी बात लिखूंगा बच्चों, याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल में आ सकती है एज इट इज। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे, ध्यान से समझिए, जैसे विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी खाली विंड की नहीं है। विंड का रीजन क्या है? रीजन ऑफ विंड, रीजन ऑफ विंड क्या होता है? रीजन ऑफ विंड, रीजन ऑफ विंड क्या होता है? अनइवन, अनइवन, अनइवन टेम्परेचर या हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन मतलब एक सी हीट नहीं हुई अर्थ, कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर है कहीं कम। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती हैं, ब्लो होती हैं। बात समझ में आई? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विंड बोल देते हैं। उसको हम यूज कर लेते हैं अपने अपने जो जनरेटर्स हैं उसमें बड़े पंखे लगाकर, हम उनको जो हवाओं के बीच में जब रख देते हैं तो घूमते हैं वो और बिजली पैदा करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन उसका रीजन क्या है? गर्म कौन करता है भाई? गर्म करता है सूरज। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिए, अदरवाइज जितने रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जितने रिन्यूएबल सोर्सेज हैं सबको आप स्टडी करेंगे तो अल्टीमेट जो आपको मिलेगा वो सन ही मिलेगा। बात समझ में आई नहीं? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एक आध केस में नहीं भी मिलेगा, बट सन ही बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ज्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, इवन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए भी, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके पास भी अल्टीमेट एनर्जी किसी टाइम सन से ही आई हो। बात क्लियर हो गई? हाँ, ये बात याद रखना बच्चों, ये 1 नंबर आपको बचा सकता है क्योंकि इसके ऊपर पहले सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड पे हाइड्रो पावर प्लांट, इसकी लिमिटेशन, ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, बट यू कैन। भाई वसीम अहमद, ये क्या कर रहे हो तुम? जवाब तो दे रही हो बात का और ये टक 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 इसके ऊपर कर रहे हो, हैं? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं या तो कोल फायर्ड होते हैं या वो बेसिकली कैसे फायर्ड होते हैं, आपके ऑयल फायर्ड होते हैं। बात समझ में? या तो ऑयल बेस्ड होते हैं या कोल फायर्ड। बायोमास, बायोमास आमतौर से बायोमास बेसिकली बायोगैस पावर प्लांट जो होते हैं या गोबर गैस पावर प्लांट जो होते हैं वो आमतौर से कस्बों में, देहातों में आपको देखने को मिल जाएंगे। सरकार ने भी इसमें काफी काम किया है बहुत सालों से। बायोमास पावर प्लांट एनिमल कंस्टिट्यूट द बायोमास, द प्लांट एंड एनिमल कंस्टिट्यूट द बायोमास। फायरवुड, बायोमास में ये भी आता है, फायरवुड फ्रॉम प्लांट्स इज यूज्ड एज किचन फॉर फ्यूल। इसका मतलब लकड़ी, भाई आज भी शादी ब्याहों में तो लकड़ी से ही खाना बनता है ज्यादातर, है ना। गैस के चूल्हों पे भी बनता है लेकिन लकड़ी से ही बनता है ना। तंदूरों में आमतौर से लकड़ी चलती है ना। तो वो सब क्या कहलाएगा? बायोमास कहलाएगा। बात समझ में आएगी? विंड एनर्जी अभी मैंने बताया आपको, ये याद कर लीजिएगा डेटा। पावर डेवलप्ड विंड एनर्जी इज इक्वल टू 13.14 इंटू 10 की पावर -6
एम्पियर वोल्ट क्यूब किलोवाट। बात समझ में आई? सॉरी, ये तो एरिया में होना चाहिए। ये ए होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ए इज द एरिया स्वेप्ट इन स्क्वायर मीटर। बात समझ में आई? एंड वी इज द विंड वेलोसिटी, इट इज नॉट वोल्टेज, इट इज द वेलोसिटी, ओके। एंड when you are multiplying a into v cube, you will be ended up by having kilowatt, okay, if you are using a factor 10 की पावर -6, okay। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर आपके एक टिपिकल वैल्यू दे रखी है, इसको आप याद ना भी करो तो चल जाएगा मेरे ख्याल से, फिलहाल इसको याद करनी तो होती है। लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी, लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी क्या होता है भाई? हर जगह जरूरी नहीं है कि हर वक्त विंड चलेगी, मतलब वो हमारी गुलाम थोड़ी है कि वो इतने बजे ही चलेगी उतने बजे, अरे वो उसकी अपनी हिसाब किताब होगा, मतलब ये है ना। लेकिन हम बहुत सारा स्टडीज के बाद ये बात पता लगा देते हैं कि किस एरिया में ऑन एन एवरेज कितने दिन विंड चलती है, तो इसके जरिए फिर हमें आसानी हो जाती है ये बात पता लगाने की कि हम कहाँ पर प्लांट लगाएं। बात समझ में आई? ये बात बहुत नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करेंगे कि जब विंड की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है तभी वहां पर इकोनॉमिकल होता है प्लांट को लगाना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल, आमतौर से नॉन कन्वेंशनल सोर्स सन है, हालांकि रिन्यूएबल है ये, लेकिन नॉन कन्वेंशनल है ये, है ना। तो सन से हम डायरेक्ट क्या एनर्जी ले सकते हैं भाई? डायरेक्ट आप सन में आप पानी रख दिए वो गर्म हो जाएगा भाई, एक तो ये एनर्जी है। दूसरी इसके लिए और एनर्जी क्या है कि हमने सोलर सेल इन्वेंट कर रखे हैं। क्या इन्वेंट कर रखे हैं? सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है बेसिकली? डायरेक्टली सन की हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि गांव देहातों के अंदर जो है सोलर सेल के जो है वो पैनल लगे हुए हैं और वहां पर बल्ब लगा देते हैं, तो रात भर सूरज निकल के वो बेसिकली एक बैटरी भी होती है उसको चार्ज करता है, और सुबह और जब अंधेरा सॉरी सुबह में दिन में चार्ज करता है और रात को जब अंधेरा हो जाता है तो उस चार्ज की हुई बैटरी के जरिए हम रोशनी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा एक पोल के ऊपर लगा होता है। सम एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर सेल है, सोलर कुकर है। सोलर कुकर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग यार, ठीक है, इसको यार ध्यान से देख लीजिए। सोलर कुकर के अंदर देखिए, सोलर कुकर यहाँ पर लिखा हुआ है, सोलर कुकर, है ना। सोलर कुकर जरूर करिएगा, बात याद रखिए, सवाल आ सकता है इसके ऊपर। सोलर कुकर में हम क्या लगा देते हैं? ऊपर एक मिरर लगा देते हैं। इसमें इसका एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है ना। और वो जो ऊपर मिरर, ऊपर जो मिरर होता है ना, वो प्लेन मिरर होता है या फिर आप उसको रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर होता है, या फिर वहां पर हम बेसिकली कॉनकेव मिरर भी लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, एक ग्लास और लगा देते हैं। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर कॉन्सेंट्रेट द सोलर एनर्जी इनसाइड द सोलर कुकर विद जनरेट इनफ हीट टू कुक फूड। वहां पर हम एक बेसिकली ग्लास की शीट भी रख देते हैं ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो रेज अंदर ट्रैप्ड हो गई हैं वो ज्यादा अंदर ही रहे, सो दैट टेम्परेचर और ज्यादा हाई हो जाए। फिर सोलर फर्नेस है। सोलर फर्नेस क्या करता है भाई? सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर लगे होते हैं, वो बेसिकली आमतौर से हीट के लिए, हीट करने के लिए यूज होता है। आमतौर से वाटर टैंक को हीट करते हैं और उसमें हीट करके क्या करते हैं कि हम वहां पर कई सारी चीजें कर सकते हैं। लार्ज सोलर फर्नेस हैज मेनी स्मॉलर मिरर टू कंपोज ए वेरी लार्ज कॉन्वेक्स मिरर। द थिंग टू बी हीटेड इज प्लेस नियर द फोकस ऑफ द मिरर। तो बेसिकली छोटे छोटे प्लेन मिरर लगाइए आप एक कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव शीट पर, या फिर एक बड़ा आप कॉनकेव मिरर लगा दीजिए। तो क्या होता है कि ज्यादा लाइट एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, वहां पर हम क्या कर लेते हैं, जिस चीज को गर्म करना है वहां पर रख देते हैं। आमतौर से हम वाटर टैंक्स को रखते हैं, वहां पर पानी गर्म होता है, हीट बनाते हैं, हम उसको हीट करते हैं और सुपर हीटेड स्टीम को हम यूज कर लेते हैं किसी पावर प्लांट में, या फिर उस पानी को यूज कर लेते हैं हम गर्म करके अपने दीगर जगह पर। आमतौर से ये ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर जो ठंडे इलाके होते हैं, हालांकि सूरज निकल रहा है लेकिन ठंडे इलाके हैं, तो वहां गर्म पानी की फैसिलिटी इससे जो है वो मिल जाती है। टाइडल एनर्जी क्या होता है? आप हम सब जानते हैं समंदर के अंदर टाइड्स होती है। ये बेसिकली जो एनर्जी है ये सन पर डिपेंड शायद नहीं करती। सन और मून बेसिकली वाटर को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो रात में टाइड्स आप देखते हैं कि हाई टाइड्स होते हैं,
आमतौर से समंदरों में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि मून उनको अपनी तरफ खींचता है। बात समझ में आई नहीं? हाई टाइड आ जाते हैं तो ये ऊपर खींचना और फिर वापस नहीं छोड़ता ना, इसकी वजह से जो वाटर करंट होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी और टू कन्वर्ट इन एनी काइंड ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी भी होती है। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होता है? ओशन के अंदर जो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। बस आपके लिए इतना जानना काफी है इसके ऊपर। बात समझ में आई? जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमारे मैग्मा होता है या अर्थ क्रस्ट में जो आपके हमारी एनर्जी होती है, बहुत सी जगह पर आप देखेंगे कि वहां पर नीचे से पानी निकल रहा है लेकिन वो बॉयल वाटर है, गर्म वाटर है। वो बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी की वजह से होता है। इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन। हमारे पास जो पावर प्लांट होते हैं वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये बात याद रखने वाली है। तो हमारे जो पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे अलीगढ़ के बराबर में जो पावर प्लांट है वो नरोरा में है। नरोरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन है। बात समझ में? इट इज हार्डली 35 किलोमीटर फ्रॉम अलीगढ़। तो ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो यूज किया जाता है। फायदा क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूल का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी: लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस पर यूनिट मास। बहुत थोड़े मास से बहुत ज्यादा एनर्जी हम बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इट इज अ क्लीन एनर्जी। बात समझ में? कैसी एनर्जी है? क्लीन एनर्जी है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती। Fission, one of the atom of uranium produce 10 million times the energy released by burning of one atom of carbon। बेटा जब कोल जलाते हैं तो कोल समझो, एक अगर यूरेनियम का एक एटम बेसिकली फिजन करता है ना, तो वो ऐसा है जैसा 10 मिलियन टाइम्स 10 मिलियन टाइम्स आपके कार्बन के एटम कर रहे हो जो काम। बात समझ में आई नहीं? इसलिए इसका जो बेसिकली जो मास है जो यूज होता है वो बहुत कम होता है। फिजन ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27 मेगा इलेक्ट्रॉनिक मेगा एमईवी। बात समझ में आई? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? इसके बाद बच्चों इसके जो आपके ये क्या नाम है एमसीक्यूज है, दीज आर वेरी इजी एमसीक्यूज। यहाँ पर इसके आंसर भी दिए हुए हैं बाद में। ये 59 एमसीक्यूज है एंड ऑल ऑफ दीज एमसीक्यूज आर मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लीजिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कुछ कुछ को ट्राई करते हैं यहाँ पर, करते हैं यहाँ पर। फैक्टर्स विच डिसाइड वेदर द गिवन फ्यूल इज एक वेरी गुड फ्यूल और नॉट: हीट इज रिलीज ऑन बर्निंग। बात समझ में आई? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, स्मोक प्रोड्यूस बाय इट ऑन हीटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अपना दिमाग लगा के बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम किन फैक्टर्स की बुनियाद पर किसी फ्यूल को डिसाइड करते हैं गुड फ्यूल है या बैड फ्यूल है? ऑल ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है? नो। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। क्या साउंड एनर्जी बन रही है? नो। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ऐसा हो रहा है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, बताइए यहाँ पर। ऑप्शन सी, heat energy is converted into electrical energy. Okay, now let us move on to next question. टिहरी डैम is constructed over river। टिहरी डैम किस पर कंस्ट्रक्टेड है भैया बताओ? नर्मदा। नर्मदा? भैया चेक कर लो, ये मुझे याद नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। कौन सी है? गंगा? अरे भैया जो भी है तो चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई, कौन बता रहा है? देख के बता रहा कोई? इसके आंसर में क्या दे रखा है देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन के सी दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन का सी दे रखा है गंगा। भैया खाली ये मत देखना कि गंगा पर है, क्योंकि गंगा जो है ना कितने राज्यों में बहती है ये देख लेना जरा, है ना। पता चला यूपी में भी बह रही है, बिहार में भी बह रही है, बंगाल में भी बह रही है। तो भैया ये भी याद कर लेना कि कौन से जिले में बना हुआ है ये टिहरी डैम, है ना, कभी पूछ लें। और ये इस टिहरी डैम का बेसिकली और भी इतिहास है।
ये टीरी डैम जब बना था तो क्या क्या हुआ था, कितनी नबातात जो है वो खत्म हुई थी, या क्या क्या इसके ऊपर आपके कॉम्प्लिकेशन से, ये बात याद रखने वाली है। बात समझ में आई? ये आपके हिस्ट्री वगैरह में शायद दे रखा है किसी चैप्टर में। द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म एस्टेब्लिश इन, कहाँ है? चेन्नई, कन्याकुमार, कन्याकुमारी होगा ये, कलपक्कम, मदुराई, चेन्नई। क्या है भाई इसका आंसर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है ना। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर की अगर शीट है तो उसमें कितने किलोवाट जनरेट हो सकता है? क्या है इसका आंसर? 1.4। 1.4 है। द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में करने वाले को क्या बोलते हैं? सोलर सेल। सोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। द मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस इन सोलर कुकर बाय यूजिंग, मोर अमाउंट कैसे कर सकते हैं हम? कॉनकेव मिरर से कर सकते हैं ग्लास प्लेट। और ग्लास प्लेट से कर सकते हैं। बात समझ में आई? ग्लास प्लेट से, कॉनकेव मिरर से। दो आंसर इसके बैठ रहे हैं सही। बहरहाल अगर कॉनकेव मिरर पहले से ही लगा हुआ है तो फिर ग्लास प्लेट विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। ओके, बहरहाल कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर नहीं होगा। इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस जो होता है फिजन के अंदर, जस्ट लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मास ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्या यही सही है? यस सर। हाँ यही सही है। अच्छा भैया, ये मास जो खत्म हो जाता है ये क्या, किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, जरा ये बताओ। एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर वाले फार्मूले से। ओके, द वर्किंग ऑफ एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन। दो आंसर लिखे हुए, न्यूक्लियर फिजन, अच्छा ऊपर वाला फ्यूजन है, नीचे वाला फिजन है। कन्वर्जन ऑफ वेव वन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है इसका आंसर बताओ बच्चों? सर ऑप्शन सी होगा। फिजन होता है, फ्यूजन होता है? सर फिजन होता है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है बेटा ये, ठीक है ना। कैसा होता है? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन होता है। बात समझ में आ गई? 10 द एनर्जी फ्रॉम हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ द अंडरग्राउंड यूज्ड produce electrical energy, that is geothermal energy, is operational in India, New Zealand, Africa, Syria। बच्चों इसको देख लेना, ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इनका याद होना कोई मतलब इंटेलिजेंस नहीं बताता है, इनको याद कर लेना आप लोग। तो मैंने आपको ये शीट इसमें दे रखी है, इसके आंसर भी यहाँ पे मौजूद है, इनको जस्ट गो थ्रू इट, रिमेम्बर इट। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अरे कर लोगे? ये सब ठीक है, कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं। अगर आप है ना, इंशाल्लाह डे टाइम में ही बताने की कोशिश करूंगा, आप उनको और कर लेना इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का अच्छा टेस्ट होगा, और मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अल्लाह करे आप लोग सब कामयाब हो, अच्छा टेस्ट करें, ठीक है ना। तो अभी बंद करते हैं बच्चों। जस्ट जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए, आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा। जो पढ़ लिया आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से, और बस अब ज्यादा उथल पुथल मत मचाइए, कभी ये कभी वो कभी वो, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।